आगे रियूजी अभी भी उसी मीटिंग के बारे में सोच रहा था, तभी उसे जूजो दिखता है जिसके पास 2 गार्ड्स आते हैं और वो उसे बताते हैं कि डायरेक्टर ने सभी सीनियर एक्सॉर्सिस्ट को बुलाया है और उसकी वजह से आई की सिक्योरिटी बहुत कम हो गई है। जूजो को ये बात अजीब लगती है और रियूजी देखता है कि वो फील्ड ऑफिस की के साथ वहां से चला जाता है। जब रियूजी उसके पीछे जाता है वो देखता है कि फील्ड ऑफिस में कई सारे गार्ड्स घायल पड़े हैं। वहीं जूजो इम्प्योर किंग की राइट आई की तरफ जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम रिन को देखते हैं जो कि रात में भी ट्रेनिंग कर रहा था, पर बार बार फेल होने के बाद वो थोड़ा और ज्यादा कंसंट्रेट करता है और आखिरकार आधा सक्सेसफुल हो जाता है। वहीं रियूजी उसका पीछा करते हुए उसी रूम में पहुंच जाता है जहां की राइट आई के पास मामोशी पहुंची हुई थी और जूजो समझ जाता है कि मामोशी ही गद्दार है, पर मामोशी कहती है कि असली ट्रेटर तो तात्सुमा और जापान ब्रांच का हेड मफिस्टो है। वो आगे कहती है कि क्रैम स्कूल में टोडो ने उससे कहा था, क्या तुमने लेफ्ट आई ऑफ इम्प्योर किंग के बारे में सुना है? मफिस्टो उसे अपने लिए डीप कीप के अंदर रख रहा है और कहा जाता है कि उसकी राइट आई भी एग्जिस्ट करती है। म्यूडा ने इम्प्योर किंग को डिफीट किया था तो मुझे लगा था कि तुम्हें इस बारे में पता होगा, पर मामोशी नहीं जानती थी कि राइट आई के साथ साथ लेफ्ट आई भी एग्जिस्ट करती है। उसी वक्त से मैं टोडो के साथ मिलकर तात्सुमा और मफिस्टो के खिलाफ सबूत ढूंढ रही हूँ और एक हफ्ते पहले मुझे पुख्ता सबूत मिल गए। मफिस्टो सीक्रेटली सेटन के बेटे को बड़ा कर रहा था और ऐसा करने के लिए उसने म्यूडा की उस चीज का यूज किया जिसे कि हम वर्शिप करते थे। जूजो उससे पूछता है कि क्या उसके पास इसका कोई सबूत है, पर मामोशी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देती है और कहती है कि वो अपने सुपीरियर्स पर भरोसा नहीं कर सकते। मिस्टर टोडो लेफ्ट और राइट आई को किसी सेफ जगह पर सील कर देंगे। जूजो उसे समझाने की कोशिश करता है पर उस पर भूत सवार है कि वो ये सारी चीजें म्यूडा को सेव करने के लिए कर रही है। वहीं ये सारी चीजें एक सीसीटीवी के रूम से सभी सीनियर्स देख रहे थे और वहां तात्सुमा भी मौजूद हैं। वहीं उन दोनों की लड़ाई की वजह से वो सारी जगह हिलने लग जाती है और वो भूकंप सभी लोग महसूस कर पा रहे थे और ये सुन के सभी लोग डीप कीप की तरफ बढ़ने लगते हैं। शूरा रिन को वहीं रुकने को कहती है और खुद फील्ड ऑफिस जाने लगती है, पर रिन तो पहले ही उधर जाने लगा था तो वो उसके बाल पकड़ के जोर की डांट लगाने लगती है। पर जब एक और बार धरती हिलती है वो उसे अपने साथ में चलने को कहती है। वहीं फील्ड ऑफिस के अंदर सीलिंग को तोड़कर टोडो पहुंच जाता है। जूजो को लगता है कि टोडो ने ही मामोशी को ब्रेन वॉश किया है, पर मामोशी कहती है कि उसने ही टोडो से मदद मांगी थी। उसी वक्त वहां टेंपल के गार्ड्स पहुंच जाते हैं, पर मामोशी उस आय का यूज करके टोडो के साथ वहां से गायब हो जाती है। ये देख के तात्सुमा उसके पीछे जाने लगते हैं, पर तभी रियूजी उसे रोक देता है और सारी भसड़ का जिम्मेदार उन्हें ठहराने लगता है। वो कहता है कि अगर आप उस दिन मीटिंग में आए होते तो ये सब होता ही नहीं। जब भी सेक्ट को या मुझे आपकी जरूरत होती है आप यहाँ होते ही नहीं। और वो उससे पूछता है कि आखिर वो अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर कहाँ पड़े रहते हैं, पर तात्सुमा कहते हैं कि माफ करना, पर मैं ये किसी को भी नहीं बता सकता, जिसकी वजह से रियूजी और उसके फादर में लड़ाई हो जाती है और रिन ये सब कुछ देख रहा था। तभी रियूजी कह देता है कि आज से आप मेरे लिए मर चुके हैं। तभी रिन को याद आता है जब वो अपने फादर से लड़ा था और कुछ समय बाद ही उनकी मौत हो गई और उसे माफी मांगने का भी मौका नहीं मिला। वो गुस्से में जाकर पहले तो तात्सुमा को रोकता है और रियूजी से अपने फादर से माफी मांगने को कहता है, पर जब वो नहीं सुनता तो वो खींच के उसे मुक्का मारता है। तात्सुमा उनके झगड़े को रोकना चाहते हैं, पर रियूजी फिर से उन्हें उल्टा सीधा बोलने लगता है और कहता है कि आपको कभी वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब सुन के रिन का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है और उसकी फ्लेम्स भी एक्टिवेट होने लगती है। शूरा रिन को शांत होने को कहती है, लेकिन वो एक नहीं सुनता और वहाँ खड़े सभी लोग रिन की ब्लू फ्लेम्स को देख लेते हैं। जिसके बाद रिन रियूजी पर हमला करने जाता है। वो उसके अटैक्स को ब्लॉक करता है पर ज्यादा देर तक वो उसे नहीं रोक पाता। रिन उससे कहता है कि अभी के अभी अपने फादर से माफी मांगो, अगर तुमने अभी माफी नहीं मांगी तो उनके मरने के बाद तुम्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा। जो मैंने गलती की थी वो गलती मत दोहराओ। तभी वहाँ जूजो पहुंच जाता है और उससे पता लग जाता है कि रिन ही सेटन का बेटा है जिसे मफिस्टो ने बड़ा किया होगा, यानी मामोशी सच कह रही थी। तभी वहाँ शूरा आकर रिन को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगती है। रिन दर्द के मारे अपने घुटनों पे आ जाता है और जब शूरा उसे शांत होने को कहती है वो कहता है कि मैं अभी बात कर रहा हूँ हरामजादी। अच्छा ठीक है। जिसके बाद वो लगातार रिन पे वो स्पेल यूज करती रहती है जिससे उसे इतना ज्यादा दर्द होता है कि वो बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ तात्सुमा पहुंच जाता है। रिन बहुत लकी है कि उसके पास तुम्हारे जैसी गार्डियन है, सच में तुम्हारा फिगर तो कमाल का है। शूरा उसे किक करती है पर वो उसे डॉज कर लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तभी किरा देखती है कि उन्होंने उसके पॉकेट में कुछ डाल दिया था। तभी उसे यूकियो का फोन आता है और शूरा उसे बताती है कि यहाँ उन्हें थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो यूकियो अपनी टीम के साथ वहाँ पहुंच जाता है जहाँ याओजा सभी को बताते हैं कि उन्हीं के एक ट्रेटर ने राइट आई को चुरा लिया है और वो फिलहाल टोडो के साथ यहाँ से भाग गई है। यानी अब टोडो के पास लेफ्ट और राइट आई दोनों है। जब इम्प्योर किंग की दोनों आंखें आपस में मिल जाएंगी तो एक नए तरह का और बहुत ही खतरनाक गैस पैदा होगा जिससे पूरी दुनिया खतरे में आ सकती है। ये सब सुन के यूकी सोचने लगता
कहता है जब उसके पास दोनों आंखें थी तब उसने यूज क्यों नहीं किया, जरूर उसका प्लान कुछ और है। आगे हम शूरा और यूकियो को देखते हैं। शूरा प्रॉब्लम के बारे में बताने से हिचकिचा रही थी तो यूकियो समझ जाता है कि ये रिन के बारे में है और वो कहती है कि वो सबके सामने स्टोव की तरह जल पड़ा था। ये सुन के यूकियो को गुस्सा आ जाता है। इसके बाद वो रिन के पास जाने लगते हैं और यूकियो कहता है कि उसकी जान पे तो ऐसे ही तलवार लटक रही थी, इस घटना की वजह से उसे एक्सिक्यूट भी किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम रियूजी को देखते हैं जो कि बाकियों को बताता है कि राइटाई भी चुरा ली गई है और उसकी फैमिली ने रिन को प्रिजन में कैद कर लिया है क्योंकि उन्होंने उसकी ब्लू फ्लेम्स को देख लिया था। वहीं दूसरी तरफ यूकियो और शूरा रिन से मिलने आते हैं। यहाँ शूरा उसे तात्सुमा का दिया हुआ लेटर देती है पर वो उसे पढ़ नहीं पा रहा था तो शूरा उसे पढ़ने की कोशिश करती है पर उसकी राइटिंग इतनी ज्यादा गंदी थी कि वो भी उसे नहीं पढ़ पाती। तो यूकियो उस लेटर को पढ़ने लगता है। उसमें तात्सुमा ने अपने पास्ट के बारे में लिखा था जब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। राइटाई के मायाज्मा की वजह से वो बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ गई और दिन रात कोशिश करने के बावजूद भी उसकी हालत जरा सी भी नहीं बेहतर हो रही थी। जिसपे तात्सुमा के फादर तात्सुमी उससे कहते हैं कि तुम अपनी ड्यूटी छोड़कर यहाँ क्या कर रहे थे, तुम्हारी ड्यूटी सभी को राइटाई के मायाज्मा से प्रोटेक्ट करना है। अगर तुमने रोज प्रे नहीं किया तो तुम्हारी पावर्स कम हो जाएंगी। तात्सुमा कहता है कि मैं 7 सालों से प्रे कर रहा हूँ पर फिर भी 15 लोगों की मौत हो चुकी है तो रोका भी ज्यादा समय तक नहीं बच पाएगी, हमारे बच्चे की भी जान जा सकती है। क्या रिचुअल फायर को बनाए रखना सच में सभी की जान बचा सकता है और तुम कर ही क्या सकते हो। हमें हमारे फाउंडर की टीचिंग मेरे फादर अपनी ड्यूटीज हमेशा करते रहे, मेरी मॉम के मरने और खुद के बीमार होने के बाद भी। आगे वो उससे कहते हैं मेरे मरने के बाद तुम ही इस टेंपल के सीक्रेट को जानोगे और अपनी पूरी जिंदगी इसे प्रोटेक्ट करोगे। अगर तुम्हारी वाइफ मर जाती है तो दूसरी शादी करो, हमारा वंश हमेशा आगे बढ़ता रहना चाहिए। इसके बाद हम उन सभी को एक रिचुअल परफॉर्म करता हुआ देखते हैं और वहाँ वो कुरिकारा स्वॉर्ड भी थी। तभी आसमान से वहाँ एक डीमन गिरता है और कोई उसके ऊपर गोलियां चला रहा था और हम देखते हैं कि वो रिन के फादर थे। वो उस कोमा स्वॉर्ड को उठा लेते हैं। अब से ये मेरी है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम उसे नहीं ले सकते, वो म्योडा का सीक्रेट रेलिक है। ये सब सुन के वो तीनों हैरान हो जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि वो स्वॉर्ड रियूजी के फादर के टेंपल से बिलोंग करती है। वहीं दूसरी तरफ तात्सुमा अभी भी मामोशी और टोडो का पीछा कर रहे थे। वहीं वो दोनों रियूजी की फैमिली के सीक्रेट टेंपल की तरफ बढ़ रहे थे जिसे काफी सालों से अबैंडन कर दिया गया है। उस टेंपल को देख के मामोशी को अपने बचपन की याद आने लगती है और उसे बुरा लगने लगता है। वहीं उस टेंपल के अंदर अभी भी रिचुअल फायर जल रही थी। रियूजी के फादर बता रहे थे म्योडा के फाउंडर फुकाकू ने एक कारुरा नाम के फायर डीमन को उस स्वॉर्ड से बाउंड कर दिया था और इसी का इस्तेमाल करके उन्होंने इम्प्योर किंग को हराया था। उस समय के बाद से ही जनरेशन दर जनरेशन उस स्वॉर्ड को एक पूजा की चीज की तरह रखती आई है और वो इम्प्योर किंग की राइटाई को हमेशा से सील रखते आए हैं। तभी अचानक से वो आदमी आ गया। याओजा उससे तलवार लेने के लिए उस पर हमला शुरू कर देता है पर वो उसके हमले से पहले ही गिर जाता है और याओजा कहता है कि ये गधा तो पहले से ही इंजर्ड था। इसके बाद वो सभी उसका इलाज करते हैं और तात्सुमा को पता लगता है कि वो एक एक्सॉर्सिस्ट है। होश में आते ही शीरो फिर से उससे वही स्वॉर्ड मांगते हैं। तात्सुमा पूछते हैं कि तुम्हें वो स्वॉर्ड क्यों चाहिए। मुझे एक बच्चे को मारना है। ये सन की आदमी एक बच्चे को मारना चाहता है और ये चीज इतने आराम से कैसे कह सकता है। जैसे ही तुम ठीक हो जाते हो यहाँ से चले जाओ। ठीक है, चला जाऊंगा कोमा स्वॉर्ड लेकर। तुम्हारे सभी टेंपल्स को तोड़ के ढूंढने में टाइम लग जाएगा तो क्यों ना तुम्हें मुझे बता दो। तो कहाँ है स्वॉर्ड। तात्सुमा उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है पर वो उसे झांसा देकर वहां से निकल जाता है और वो एक रूम में जाता है जहाँ लोग प्रे कर रहे थे और वहाँ तोड़फोड़ मचाने लगता है। तात्सुमा उस पर भड़कता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो बुद्धा हमसे हील करने की पावर्स को छीन लेंगे। कौन सी पावर्स? क्या तुमने अभी तक किसी को हील किया भी है? प्रेयर्स इन लोगों को नहीं बचा सकती, हमें टॉक्सिन को बाहर निकालना होगा। जिसके बाद वो सभी से टॉक्सिन को बाहर निकालने के लिए अलग अलग सामान मंगवाता है और जब शीरो सभी का इलाज करता है तात्सुमा की बीवी भी पूरी तरह से ठीक हो जाती है और तात्सुमा सोच में पड़ जाता है जब ये सारी चीजें काम करती हैं तो आखिर हम सब इतने सालों से क्या कर रहे थे। लेकिन शीरो अभी भी कोमा स्वॉर्ड को लेना चाहता था। उसी वक्त वहाँ तात्सुमी काफी सारे गार्ड्स के साथ पहुंच जाता है। वो शीरो को मारना चाहते थे तो शीरो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से दौड़ लगा देता है। इसी दौरान बाप बेटे में बहस छिड़ जाती है और तात्सुमा डिसाइड करते हैं कि वो इस अंधविश्वास को फॉलो नहीं करेंगे। जिसके बाद वो शीरो को वो कोमा स्वॉर्ड दे देते हैं। इसके कुछ समय बाद ही ब्लू नाइट की घटना होती है जिसमें तात्सुमी की मौत हो जाती है पर मरने से पहले वो तात्सुमा को अपने फैमिली के सारे सीक्रेट्स बता देते हैं और वो सीक्रेट सच में बहुत भयानक थे। वहीं मामोशी और टोडो को एक सीक्रेट रास्ता मिलता है जिसके बारे में मामोशी को भी नहीं पता था। उसकी तबीयत और ज्यादा खराब होने लगती है तो टोडो उससे राइट आई मांगता है पर आपने तो कहा था कि आप इतने ताकतवर नहीं हैं कि दोनों आंखों को संभाल सके। तो टोडो कहता है कि तुम्हारी तबीयत काफी खराब हो चुकी है, वैसे भी अब ज्यादा देर नहीं है और अब मैं अपने फेवरेट पीपल को और ज्यादा खतरे में नहीं डाल सकता। और
मामुशी उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाती है, जिसके बाद वो दरवाजे की सील्स को जलाकर अंदर चले जाते हैं। मामुशी उससे पूछती है कि आखिर वो है क्या, तो टोडो बताता है कि ये इम्प्योर किंग की बॉडी है जिसे कि 150 सालों से यहाँ सील करके रखा गया है, और जब उससे उसकी दोनों आंखें वापस मिल जाएंगी वो वापस से जिंदा हो जाएगा। और अब जाके इस शेमड़ी को सब कुछ समझ में आने लगता है और टोडो उसकी जान लेने के लिए आगे बढ़ने लगता है। पर उसी वक्त वहाँ ryuji के फादर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि वो सबको जरूर प्रोटेक्ट करेंगे। इसके बाद हम फिर से पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ तात्सुमी के मरने के बाद उसकी बॉडी के अंदर से कारुरा की स्पिरिट बाहर आती है और कहती है कि मेरा नाम कारुरा है और मैं म्योदा के हाई प्रीस्ट की फेमिलियर हूँ। क्या तुम फुकाकू के डिसेंडेंट हो? अपने खून के साथ इसे साबित करो। उसके खून को देखकर उसे पता लग जाता है कि वो फुकाकू का डिसेंडेंट है और वो उसे सर्व करने के लिए मान जाती है और बदले में उसे ये सब कुछ सीक्रेट रखना होगा। वो किसी को नहीं बता सकता कि वो उस फैमिली को सर्व क्यों करती है और उसका पर्पस क्या है। क्या तुम्हें बस इतना ही चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि मुझे तुम्हारा गिल्ट और लोगों का शक ही ताकत देता है और बदले में तुम मेरी ताकत के साथ इम्प्योर किंग को सील कर सकते हो। पर वो तो मर चुका है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इम्प्योर किंग को मारा नहीं जा सकता था तो उसे सील करके रखा गया है और अगर उसे दोनों आंखें वापस मिल गई तो वो दोबारा से जिंदा हो जाएगा। प्रेजेंट में टोडो से लड़ने के लिए तात्सुमा कारुरा को समन कर लेता है। वो उसके ऊपर कारुरा की फ्लेम से हमला करते हैं पर लगातार हमला करने के बावजूद भी उसके ऊपर कोई असर नहीं होता, तो वो रेन ऑफ फायर का यूज करते हैं जिससे फाइनली वो घायल हो रहा था क्योंकि अब वो पहले जितनी तेजी से रीजनरेट नहीं कर सकता। तभी वो मामुशी पर हमला कर देता है जिससे तात्सुमा का ध्यान भटक जाता है। टोडो इम्प्योर किंग को उसकी आंखें वापस देने लगता है। तात्सुमा उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर तब तक काफी देर हो चुकी थी और इम्प्योर किंग वापस से अपनी असली फॉर्म में आने लगता है। तात्सुमा मामुशी को लेकर वहां से जाने लगते हैं। उसी वक्त बाहर जुजो भी पहुंच जाता है। उसके सामने ही वो दोनों बाहर आते हैं। तभी उस टेम्पल से इम्प्योर किंग बाहर आ जाता है। तात्सुमा जुजो से कहते हैं कि वो मामुशी को सेफली यहाँ से ले जाए और खुद इम्प्योर किंग से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। कारुरा कहती है क्योंकि सभी लोग हमारे सीक्रेट के बारे में जानते हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट यहीं खत्म होता है। पर वो उसे याद दिलाते हैं कि उनके साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट अभी भी एग्जिस्ट करता है। इससे पहले कि इम्प्योर किंग अपने असली फॉर्म में पहुंच सके वो उसकी पावर से उसे फिर से सील करने की कोशिश करते हैं पर इसमें उनकी बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही थी। उसी वक्त टोडो उनके गले पर हमला कर देता है और वो बताता है कि उसका प्लान इम्प्योर किंग को रिवाइव करना नहीं बल्कि तात्सुमा था। उसे रिवाइव करके ही वो उसे बाहर निकाल सकता था क्योंकि उसका असली टारगेट उसका फेमिलियर है। जिसके बाद वो कारुरा को खाने लगता है और वो उसकी पावर को अपने अंदर ऑब्जॉर्ब कर लेता है। तात्सुमा हैरान हो जाता है कि एक ह्यूमन एक डीमन को फोर्स कैसे कर सकता है। वहीं उसके पावर्स की वजह से वो फिर से जवान हो चुका था। कारुरा उसकी बॉडी से बाहर आने की कोशिश करती है पर टोटो उसे रोक देता है और वो तात्सुमा को थैंक यू बोल के वहां से जाने लगता है। वहीं लेटर में तात्सुमा कह रहा था प्लीज रिन, कोमा स्वॉर्ड का यूज करके इम्प्योर किंग को हरा दो। मैं जानता हूँ कि एक अनजान इंसान तुमसे ये रिक्वेस्ट कर रहा है पर अगर तुम में जरा भी कंपैशन है जैसा कि तुम्हारे फादर में था, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करोगे। रिन तात्सुमा की मदद करना चाहता है तो शूरा उसे उसकी स्वॉर्ड देने लगती है पर यूकियो उसे रोक देता है क्योंकि वो कंट्रोल से बाहर चला गया तो उसे जरूर एक्सिक्यूट कर दिया जाएगा। पर शूरा उसे बताती है कि जब उसने इम्प्रिजनमेंट स्पेल का यूज किया था उसी वक्त वेटिकन को पता लग गया था, तो अगर उन्होंने इसे एक्सिक्यूट करना होगा तो उनके पास काफी रीजन है। पर जब शूरा उसे तलवार देती है वो तलवार को बाहर ही नहीं निकाल पा रहा था तो शूरा उसे बताती है कि वो डरा हुआ है। उसे डर लग रहा है कि अगर वो कंट्रोल से बाहर चला गया तो कहीं किसी अपने को नुकसान ना पहुंचा दे। उसी वक्त वहां मेफिस्टो पहुंचता है। इसके बाद वो स्ट्रॉन्गेस्ट प्रिजन को समन करता है और बताता है कि वेटिकन ने उसे मैसेज भेजा है। इम्प्रिजनमेंट स्पेल यूज होने के बाद उन्होंने वोट किया और ये डिसाइड हुआ है कि रिनो कुमुरा को एक्सिक्यूट कर दिया जाएगा। उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, तो मेफिस्टो कहता है कि उनकी प्रायोरिटी पहले इम्प्योर किंग को हराना है। तो शूरा कहती है कि अगर तुम्हें इतना सब कुछ पता ही है तो तुम मदद क्यों नहीं करते। मेफिस्टो कहता है कि मुझे जुकाम हो रखा है, ठीक है, मैं ऐसी चीजों से नहीं बढ़ सकता और अगर इम्प्योर किंग पूरी तरह से मैच्योर हो गया तो क्योटो में एक भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा। तो यहाँ पे बकबक करने की जगह जाओ थोड़ी मेहनत करो। वहीं दूसरी तरफ दो सीनियर्स इम्प्योर किंग को देख लेते हैं। वहीं जाने से पहले मेफिस्टो शूरा को कुछ चीजें देता है, ये सब तुम्हारे किसी न किसी तरीके से काम आ जाएगा तो ढंग से यूज करना, गुड बाय। तभी ryuji को आवाज आती है कि मामुशी को पकड़ा जा चुका है, जिसके बाद सभी लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं और मामुशी सभी को बताती है कि टोडो ने लेफ्ट और राइट आई का यूज करके इम्प्योर किंग को रिवाइव कर दिया है। अभी तात्सुमा उससे
उससे अकेले ही लड़ रहे हैं, पर वो नहीं जीत पाएंगे, प्लीज उनके लिए मदद भेजिए। याओजो सभी को ऑर्डर देते हैं कि सभी एक्सॉर्सिस्ट और सभी प्रीस्ट मास्टर की मदद करने जाएंगे और उससे लड़ने से पहले सभी को वैक्सीन लेनी होगी। इसके बाद मामुशी रियूजी को भी तात्सुमा की मदद करने को कहती है और जोजो पहले मामुशी को इलाज के लिए लेके जाता है। वहीं उन सब के पास शूरा आती है और उन्हें बताती है कि उस इंसिडेंट के बाद रिन को मौत की सजा सुनाई जा चुकी है और उसे बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, अगर वो कुछ बड़ा करता है तो। वो कुरिकारा स्वॉर्ड और उसके फादर का लेटर रियूजी को देती है। इसके बाद वो उन्हें इनविजिबिलिटी क्लोक्स दे देती है। मैं अभी यहाँ कुछ भी नहीं कर सकती, तो अब सब कुछ तुम पर ही डिपेंडेंट है। शैमी कहती है कि उन्हें रिन को बचाना ही होगा, पर शीमा का कहना था कि वो वेटिकन के खिलाफ नहीं जा सकते। पर लेटर पढ़ने के बाद सबसे पहले रियूजी जाने लगता है, जिसके बाद एक एक करके सभी तैयार हो जाते हैं। वो उस क्लोक की मदद से आसानी से सिक्योरिटी के आगे निकल जाते हैं। जब वो उस प्रिजन के पास पहुंचते हैं, वो बताता है कि मैं हूँ स्ट्रॉन्गेस्ट प्रिजन, मुझे बाहर से बड़ी ही आसानी से खोला जा सकता है, पर अंदर से खोलना नामुमकिन है। जानना चाहोगे ऐसा क्यों है? तोड़ने की कोशिश करो और तुम्हें खुद पता चल जाएगा। वो सभी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर तभी वो सब के सब उसी जगह पर फ्रीज हो जाते हैं और प्रिजन कहता है कि सही जवाब ये था, मैं अपने सभी दुश्मनों को फ्रीज कर सकता हूँ। पर शैमी फ्रीज इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि वो कमजोर है और ना ही उसके पास कोई वेपन्स हैं। पर शैमी रिन को बचाना चाहती थी और वो दरवाजा खोलने लगती है। प्रिजन उसे वार्न करता है कि वो अंदर तो जा सकती है, पर बाहर आना नामुमकिन होगा, पर फिर भी वो दरवाजा खोल देती है। वहीं प्रिजन के अंदर रिन परेशान हो चुका था और वो सोचने लगता है मैं ऐसी जगह पर नहीं मर सकता, पर फिर से कंट्रोल खोने के डर से वो सोचने लगता है कि शायद मेरा मरना ही बेहतर है। फादर, आपने मुझे क्यों बचाया था? उसी वक्त वहाँ शैमी पहुंच जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें बचाने आई हूँ, पर रिन उससे कहता है कि मुझसे दूर रहो, मैं अपनी फ्लेम्स को कंट्रोल नहीं कर सकता, मेरा शायद यहाँ मर जाना ही बेहतर होगा। शैमी उसे यहाँ से निकलने को मनाने लगती है, पर रिन गुस्से में कहता है कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ, चली जाओ यहाँ से। रिन को रोता हुआ देखकर शैमी रियलाइज करती है कि वो अभी तक बस अपने ही बारे में सोच रही थी और उसने कभी सोचा ही नहीं कि रिन कैसा महसूस करता होगा, और वो उसे जाकर गले लगा लेती है और उसे दिखाती है कि उसके फ्लेम से उसे जरा भी नुकसान नहीं हुआ। जिसके बाद वो प्रिजन तोड़ के बाहर आ जाता है और ये देख के कि सभी लोग उसे बचाने आए थे, वो इमोशनल हो जाता है। वो उन्हें थैंक यू कर ही रहा था, तभी रियूजी उसे घुसंड मारता है और उसकी स्वॉर्ड उसे वापस कर देता है। और रिन उससे कहता है कि भले ही मैं सेटन का बेटा हूँ, पर वो चीज नहीं बदल सकती, मैं अपनी फ्लेम से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, प्लीज मुझ पे भरोसा करो, मैं तुम पे भरोसा करूं। वो तुम हो जिसने हम पर भरोसा नहीं किया, क्या वो सिर्फ मैं ही था जो तुम्हें दोस्त समझता था? शीमा हैरान हो जाता है कि रियूजी के गुस्सा होने का रीजन इतना सा था। वही सारी चीजों को देखने के लिए मफिस्टो मस्त सोफे पे बैठ चुका है और वो सभी इम्प्योर किंग को हराने के लिए वहां से निकल जाते हैं। रिन के वहां से निकलने के बाद उन्हें शूरा का फोन आया था, जिसने उन सबको सबसे पहले तात्सुमा की मदद करने को कहा था। वहीं शूरा एक रिचुअल पर पहुंचती है जहां वो चुकमा गार्डियन को समन कर रहे थे, जिसे समन करने के लिए 10 सीनियर टेमर्स चाहिए, पर उनके पास एक की कमी थी, तो वो शूरा से मदद मांगते हैं क्योंकि इम्प्योर किंग किंगडम ऑफ रॉड से बिलोंग करता है। डिमोनिक एलिमेंट्स के चार्ट के अकॉर्डिंग उसकी वीकनेस फायर है, इसलिए हम सबसे ताकतवर फायर डीमन को समन कर रहे हैं। इसके बाद वो सभी मिलके मंत्रों को पढ़ने लगते हैं और वहाँ ओचुकमा आ जाता है और कहता है कि मेरा नाम ओचुकमा है और मेरा कॉन्ट्रैक्ट मेउदा क्लैन के 10 हाई प्रीस्ट से था, अगर तुम्हें मेरी ताकत चाहिए तो अपनी लिनियज को प्रूफ करो। याओजो कहता है कि 150 सालों में हाई प्रीस्ट के नंबर कम हो चुके हैं और अब सिर्फ 5 ही हैं। ओचुकमा कहता है कि ये बहुत कम है, पर इम्प्योर किंग को अपनी मनमानी करने देने में मजा नहीं आएगा, तो मैं तुम्हें उतनी ही फ्लेम देता हूँ जितने की 5 हाई प्रीस्ट की कीमत होती है, जिससे उनके वेपन्स में ओचुकमा की फायर आ जाती है। वहीं कुछ प्रीस्ट सैलमेंडर्स को समन करते हैं, जिसके बाद वो सभी इम्प्योर किंग से लड़ने के लिए वहां से चले जाते हैं। वहीं जंगल में उन सभी को तात्सुमा मिल जाते हैं। तभी उनके अंदर से कारुरा बाहर आती है और कहती है कि वो मेउदा के हेड प्रीस्ट की सर्वेंट है, पर क्योंकि सीक्रेट सबको पता लग चुका है तो उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है और अभी वो तात्सुमा के पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से यहाँ रुकी हुई है और उसने अभी तात्सुमा के जख्मों को काफी हद तक हील कर दिया है। तात्सुमा पूछता है कि तुम इतनी सी क्यों लग रही हो, तुम भूल रहे हो कि मेरा नाम फीनिक्स भी है, तो चाहे मैं जितनी मर्जी बार मर जाऊं मैं हर बार रीइंकार्नेट हो जाऊंगी। यहाँ तात्सुमा को पता लगता है कि उसका लेटर पढ़ के वहाँ रिन तो आया ही था, पर साथ ही रियूजी ने भी उसका लेटर पढ़ लिया है और उसके प्रेशर देने पर वो उसे सारे सीक्रेट्स बताने को तैयार हो जाता है। वो बताता है कि इम्प्योर किंग धीरे धीरे एक सिटी जितना बड़ा हो जाएगा, जिसके बाद उसके सेंटर में एक स्पोरेंजियम बनेगा। शीमा पूछता है कि क्या वही तो नहीं है स्पोरेंजियम? तात्सुमा कहता है कि लगता तो यही है, जब स्पोरेंजियम मैच्योर हो जाएगा वो चारों तरफ टॉक्सिक मायाज्मा फैला देगा। 150 साल पहले यही स्पोरेंजियम फटा था, जिसकी वजह से 40,000 लोगों की मौत हुई थी। और आगे वो बताता है कि इम्प्योर किंग की सिर्फ एक ही वीकनेस है, उसका दिल।
दिल जो कि स्पोरेंजियम के सेंटर में है। 150 साल पहले जब फुकाकू ने उसे हराया था, उन्होंने उसके दिल के 2 टुकड़े कर उसे सील कर दिया था, यानी जिसे वो लेफ्ट और राइट आई समझ रहे थे वो असल में उसके दिल के 2 टुकड़े हैं। वो आगे बताता है कि उसने 15 साल पहले कारुरा के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था ताकि वो होली फायर की टेक्निक को यूज कर सके। इस टेक्निक की मदद से यूजर अपने लाइफ स्पैन को यूज करके एक बहुत ही ताकतवर फ्लेम को बना सकता है जो कि हर चीज को जला देगी, और अगर वो अपनी जिंदगी के एंड में इसे यूज करे तो वो कहीं ज्यादा ताकतवर होगी। मुझे लगा था कि इम्प्योर किंग को हराने के लिए ये टेक्निक काफी होगी, पर मैंने 15 साल की फ्लेम को बस इम्प्योर किंग को रोकने में ही लगा दिया और अब मेरे पास ज्यादा नहीं बचा है। मैं बची खुची आग का यूज करके चारों तरफ एक बैरियर बनाऊंगा ताकि अगर स्पोरेंजियम फट भी जाए तो वो ज्यादा दूर तक नहीं पहुंच सके। पर कुरारा उसे वार्न करती है कि अगर उसने स्पेल को कास्ट किया, जैसी उसकी हालत है उसकी जरूर मौत हो जाएगी। पर तात्सुमा कहते हैं कि यहाँ सिर्फ मेरी जिंदगी का ही सवाल नहीं है। तभी कुराकारा कहती है कि तुम उसके बेटे हो ना, ये टेक्निक सेम वंश में ट्रांसफर की जा सकती है। पर तात्सुमा कहते हैं कि वो एक बच्चा है, वो इन सब चीजों में उसे नहीं घसीटेगा, ये सारी जिम्मेदारियां मेरे साथ ही खत्म हो जाएंगी। मैंने ये प्रण लिया था। और अब रियूजी समझ जाता है कि वो हमेशा उससे इतनी दूरी बनाकर क्यों रखते थे, जिसके बाद रियूजी जिद करने लगता है और तात्सुमा को मानना ही पड़ता है। जिसके बाद कुरारा उस टेक्निक को रियूजी में ट्रांसफर कर देती है। इसके बाद वो उसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेल सिखाते हैं जो कि सिर्फ हाई प्रीस्ट को ही पता होता है, और साथ ही वो उसे एक सीक्रेट सील भी दिखाते हैं। पर जैसे ही वो उसे सारी चीजें बता देते हैं वो कमजोरी से गिर पड़ते हैं। वो शेमी और कामिकी को अपने डैड के साथ रहने को कहता है और शिमा और कोमरू को सभी लोगों को बताने को कहता है जो कि तात्सुमा ने उन्हें बताया है, और वो खुद इम्प्योर किंग के पास जाकर वो बैरियर लगाएगा। वो दोनों ऐसा करने के लिए उसे मना करते हैं क्योंकि अगर वो उसके पास गया तो उसकी मौत जरूर हो जाएगी। तभी वहाँ रिन आ जाता है। अपुन है ना, अपुन इसे बचाएगा। मैं भले ही तलवार नहीं निकाल पा रहा हूँ पर फ्लेम्स तो अभी भी यूज कर सकता हूँ, और वैसे भी मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। वहीं दूसरी तरफ जो इम्प्योर किंग को रोकने की कोशिश कर रहे थे वो यूकियो के साथ मिलकर उसे रोकने की कोशिश करते रहते हैं। तभी उसे कोई आवाज आती है और वहां जाने पर उसे टोडो दिखता है जो कि पहले से काफी जवान दिख रहा था। तभी टोडो को पता लग जाता है कि यूकियो वहां छुपा हुआ है और वो उसे सामने आने को कहता है। यूकियो उससे पूछता है कि तुम ऐसे कैसे दिख रहे हो। टोडो उसे बताता है कि जिस डीमन की पावर्स वो यूज कर रहा था वो खत्म हो गई, तो मैंने उसे थोड़ा अपग्रेडेड मॉडल के साथ रिप्लेस कर दिया। उसने डीमन को स्विच कर दिया। क्या ह्यूमंस के लिए ये पॉसिबल भी है? मैं इन नई पावर्स को ट्राई करना चाहता था और तुमसे बात भी करनी थी। और वो उस पर हमला करते हुए पूछता है तुम्हारा भाई कैसा है। यूकियो उसके अटैक को डॉज करता है तो टोडो कहता है तुम क्वेश्चन को डॉज कर रहे हो यार, चलो फिर से पूछता हूँ, तुम्हारा भाई कैसा है। वहीं रियूजी और रिन जब वहाँ पहुँचते हैं वो देखते हैं कि इम्प्योर किंग अजीब से कासल में बन चुका है। तभी वहाँ पर कुरो आ जाता है और वो रिन से कहता है कि जल्दी यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर किसी बड़े से माउंटेन डीमन ने कब्जा कर लिया है और बहुत ज्यादा बदबू आ रही है, जल्दी से जल्दी यहाँ से वापस चले जाओ। रिन कहता है कि उस डीमन का नाम इम्प्योर किंग है और हम यहाँ से डर के भागने नहीं उसे हराने आए हैं। वो बहुत खतरनाक है तो मैं तुम्हें ले चलती हूँ। वहीं दूसरी तरफ उन दोनों के रास्ते में इम्प्योर किंग आ जाता है और उन्हें टेंपल में वापस जाने का सिर्फ यही रास्ता पता था। वहीं यूकियो जब टोडो पर गोली चलाता है उस तक पहुँचने से पहले ही वो पिघल जाती है, जिसके बाद वो यूकियो पर हमला करना शुरू कर देता है और कहने लगता है कि तुम और मैं उतने भी अलग नहीं है, तुम भी अपनी फैमिली से जबरदस्ती बांधे हुए हो। बहुत समय पहले मैं भी तुम्हारे जैसा ही था। वहीं सब कुछ फेल होता हुआ देखकर यूकियो वाटर से इम्ब्यूड की गई गोलियों का यूज करता है, जिससे वो घायल तो हो जाता है पर ये उसको रोकने के लिए काफी नहीं थे। जिसके बाद वो फिर से उससे सवाल पूछने लगता है तुम्हारी हॉबीज क्या है, चलो अपने सपने ही बता दो। तुम हमेशा से ही डॉक्टर बनना चाहते थे और बड़ी ही कम उम्र में तुम डॉक्टर और ड्रैगन दोनों बन गए, यहाँ तक कि तुमने तो माइस्टर की पोजीशन भी ले ली। और ये सब कुछ तुमने बस अपने फादर को फॉलो करने के लिए किया। तुम्हारी सारी जिंदगी बस तुम्हारे फादर को कॉपी करने में गई है, पर तुम्हारे फादर की मौत हो चुकी है और अब तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारा भाई है। तो क्या होगा अगर वो भी मर जाए? चुप करो, मैं अपने भाई को प्रोटेक्ट करूंगा। तुम अपनी सारी जिंदगी बस अपने फादर की ही बातें मानते हुए आए हो, जो उन्होंने कहा वो तुमने कर दिया। उन्होंने तुम्हारे भाई को स्पेशल ट्रीटमेंट दी, पर तुम्हें क्या मिला? तुम्हें बचपन से ही कड़ी ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि तुम एक्सॉर्सिस्ट बनकर अपने भाई को प्रोटेक्ट कर सको, यानी तुम सिर्फ एक टूल हो, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। यूकियो कहता है कि तुम गलत हो, ये रास्ता मैंने चुना था, तुम्हारे तो निशाने भी नहीं लग रहे। तुम जरूर सोचते होगे ना कि ये सब कुछ आखिर मुझे ही क्यों करना पड़ रहा है, और तुम्हारा भाई तो कभी
तुम्हारी मुश्किलों के बारे में सोचता भी नहीं। ये सब कुछ कितना गलत है, आखिर मैं ही ये सब क्यों करूं? तुम्हारे मन में ये सारी चीजें तो आती होंगी ना। और सच्चाई तो ये है कि तुम अपने भाई से नफरत करते हो। यूकियो अपने पास्ट को याद करने लगता है। वो हमेशा से अपने भाई जैसा बनना चाहता था क्योंकि वो उससे ताकतवर था, पर धीरे धीरे ये चीज उसके लिए नफरत में बदल गई। पर अपनी कमजोरी की वजह से वो अपने भाई से ज्यादा खुद से नफरत करता है। टोडो को लगता है कि उसके माइंड गेम्स यूकियो पर काम कर गए, पर असल में उसके सारे निशाने इसलिए मिस हो रहे थे क्योंकि उनसे वो जमीन पर मैजिक सर्कल बना रहा था और वो बहुत सारे वाटर स्पिरिट्स को समन कर देता है, जिसके बाद वो वाटर प्रिजन का यूज करके टोडो को उसके अंदर कैद कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ कुरो पर बैठ के वो दोनों इम्प्योर किंग के पास पहुंच चुके हैं, पर जब भी वो लैंड करने की कोशिश करते थे वो मॉन्स्टर उन्हें पकड़ने की कोशिश करने लगता था। उन्हें उस बैरियर को प्लेस करने के लिए किसी सेंटर में पहुंचना होगा। कुछ देर और आगे जाने के बाद उन्हें एक ऐसी जगह मिल जाती है जो कि मायाज़मा से कवर नहीं हुआ था। रिन कहता है चलो मरने के लिए ये जगह भी अच्छी है, मुझे पता था तुम भी जानते हो कि हम फेल हो जाएंगे। अरे मैं तो बस कूल बनने के लिए कह रहा था। और राजकुमारी आप इतना घबराना बंद कीजिए, तुम राजकुमारी किसे कह रहे हो? इसके बाद कुरो और रिन मॉन्स्टर को उस एरिया को कवर करने से रोकने लगते हैं और रियूजी बैरियर के मंत्रों को पढ़ने लगता है। जैसे ही वो अपनी उंगली को नीचे लगाता है कारुरा बैरियर बनाने के लिए आसमान में चली जाती है और वहां खड़े सभी लोग देखते हैं कि उनके सामने एक बड़ा सा फायर बैरियर बन चुका है। वहीं दूसरी तरफ यूकियो के उस अटैक से भी बड़ी आसानी से बाहर आने लगता है और उसके समन किए हुए सारे नायड्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद वो उसका गला दबाने लगता है और कहता है कि क्या तुम्हें पता है एक इंसान को राख बनने में कितना समय लगता है? चलो पता लगाते हैं। वहीं रिन अभी भी मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश कर रहा है क्योंकि रियूजी ने अगर अपनी उंगली उठा ली तो बैरियर खत्म हो जाएगा, पर रियूजी अभी भी अपनी तलवार को नहीं निकाल पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कोमरो और शीमा टेंपल की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो चारों तरफ से मॉन्स्टर से घिर जाते हैं। तो शीमा कोमरो से कहता है इन सब का कोई फायदा नहीं है, हमें हार मान लेनी चाहिए। पर अपना टकला टेंगू बहादुर था और कहता है कि जिस म्योडा ने मेरे लिए इतना कुछ किया है मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। पर शीमा उसे अकेला छोड़कर ही वहां से वापस जाने लगता है और वो सोचने लगता है कि मेरी फैमिली और ये सब एक ही जैसे हैं, फालतू में जिम्मेदारियां, ये तो ड्यूटी, वो पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। बचपन में मेरे सबसे बड़े भाई ने मेरी जान बचाई थी, पर मुझे तो ये भी याद नहीं था कि वो दिखता कैसा है। पर एक के बाद एक मेरे ऊपर जिम्मेदारियां सब थोपते गए कि ऐसे जीना जैसे तुम्हारे बड़े भाई को गर्व हो, तो पता नहीं क्या क्या। अबे मुझे क्या करना है यार, इतनी सारी जिम्मेदारियों का क्या मैं अचार डालूंगा? वहीं दूसरी तरफ कोमरू बड़ी मुश्किल से उसे खुद से दूर रख पा रहा था और जैसे ही वो मॉन्स्टर उस पर चढ़ने वाला था एन वक्त पर शीमा वापस आ जाता है और क्योंकि वो एक हाई प्रीस्ट का डिसेंडेंट है उसके वेपन में भी आग लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ कामिकी को वो मॉन्स्टर पकड़ लेता है तो शमी अपने ब्लड से ही पत्थर पर एक मैजिक सर्कल बनाती है और काफी बार कोशिश करने के बाद वो आखिरकार नी को समन कर लेती है, जिसके बाद वो नी का साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा कर देती है ताकि वो कामिकी को वहां से छुड़ा सके। वहीं दूसरी तरफ जब कुरो मुसीबत में फंस जाता है रिन उसकी मदद करने जाने लगता है, पर इस बार भी वो अपनी तलवार को नहीं निकाल पाता और बिना तलवार को निकाले वो अपनी ज्यादा फ्लेम्स को यूज नहीं कर सकता था। इसकी कुछ देर बाद ही वो स्पोरेंजियम फूट जाता है और मायाज़मा चारों तरफ फैलने लगता है, जिसकी चपेट में काफी सारे लोग आ जाते हैं और जहां तक बैरियर बना हुआ था वो उस गैस को अंदर ही रोक देता है। वहीं दूसरी तरफ टोडो यूकियो को मारने वाला था, पर जैसे ही उसकी फ्लेम उसके पास पहुंचने लगती है उसकी आंखें बिल्कुल रिन जैसी हो जाती हैं, जिससे डर के टोडो पीछे हो जाता है। वहीं यूकियो को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, उसे सब कुछ ब्लू क्यों दिख रहा है। वहीं टोडो फिर से उसे मारने आ ही रहा था तभी उसके ऊपर कोई हमला कर देता है और हम देखते हैं कि वो शीमा था। वहीं स्पोर के फटने की वजह से बैरियर के अंदर तूफान सा आ चुका है, लेकिन फिर भी वो तीनों डटे रहते हैं। पर कुछ देर में ही इम्प्योर किंग एक मॉन्स्टर के रूप में उन सभी के सामने आ जाता है और उसका साइज गॉडजिला से भी बड़ा था। वो रियूजी को मारने के लिए वहां से आगे बढ़ने लगता है, जिससे वहां के आसपास सारी गैसें बड़ी ही तेजी से हिल रही थी। वहीं मेफिस्टो ये सब एंजॉय करते हुए कह रहा था, छोटे भ्राता अब तुम क्या करने वाले हो जब तुम्हारे दोस्त की जान इतने बड़े खतरे में है। वहीं दूसरी तरफ याओजो सभी प्रीस्ट को बैरियर के बाहर इकट्ठा होने को कहते हैं। तभी उन सभी को इम्प्योर किंग की असली फॉर्म दिखाई देती है। उसे देखते ही किन्जो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है तो याओजो को उसे पीछे घसीटना पड़ता है। वहीं शीमा की फायर को देखकर टोडो समझ जाता है कि वो उचुकमा की प्रोटेक्शन में है, जिसके बाद शीमा उसके ऊपर फायर बॉल से हमला करता है, पर वो पूरी आग टोडो अपने अंदर ही अब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे उसकी ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद जूजो जब अगले हमले करता है टोडो उसे भी अब्सॉर्ब कर लेता है, पर तुरंत ही वो उसके पास आकर अटैक कर देता है, पर इसके बावजूद भी उसका कुछ नहीं बिगड़ता और वो उन सभी को याद दिलाता है, तुम भूल गए मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया था, जब सिमिलर एलिमेंट्स लड़ते हैं तो ताकतवर हमेशा कमजोर को अब्सॉर्ब कर लेता है। इसके बाद वो उन सभी पे फायर बॉल से हमला करने लगता है, जिससे वो किसी तरह बैरियर बना
आकर खुद को बचा रहे थे। टोडो लगातार हमला करना जारी रखता है। वहीं पीछे यूकियो एक प्लान बनाता है, जिसके बाद वो सभी लोग एक एक करके टोडो पर हमला करने जाते हैं। टोडो आसानी से उन सभी को उठा उठा के पटक देता है, पर तभी जूजो उसके ऊपर एक भयानक से फायर बॉल से हमला करता है। वहाँ चारों तरफ आग फैल जाती है, पर टोडो उसे भी अब्सॉर्ब कर लेता है और उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। पर उसकी बॉडी तो अभी भी इंसानी ही थी, तो इतनी ज्यादा पावर होने की वजह से वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाता और खुद ही राख बनकर नीचे गिरने लगता है। पर अभी भी कुरारा की रिजेनरेशन बहुत ज्यादा अच्छी थी, पर जैसे ही उसकी बॉडी रिजेनरेट होने लगती है, बारिश की वजह से वो जमीन पर गिरने लगता है और कुछ देर में ही उसका पूरा शरीर राख में बदल जाता है। पर अभी भी उनकी लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। उन्हें सारी राख को उठाकर अलग अलग कंटेनर्स में सील करना होगा, नहीं तो वो फिर से जिंदा हो जाएगा। इसके बाद वो सभी घायलों को वहां से ले जाने लगते हैं और यूकियो जूजो के जख्म देखने लगता है। पर उसी वक्त उसे टोडो की आवाज आती है और वही राख उड़ते हुए आकर सभी लोगों को नीचे गिराने लगती है और वहाँ टोडो से लड़ने के लिए सिर्फ यूकियो ही बचता है। तभी कोमरो और शिमा जंगलों से बाहर निकलते हैं और सभी को बताते हैं कि रियूजी ने उस बैरियर को बनाया है और अभी भी वो उसके सेंटर में है, और वो उन्हें बाकी की चीजें भी बता देते हैं। जिसके बाद शूरा रिन और रियूजी की मदद करने के लिए जाने लगती है और उन दोनों से कहती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। पर शिमा कहता है कि बस सर पे हाथ रखा, इतनी बहादुरी के लिए तो मुझे गले लगा लेना चाहिए था। वहीं रियूजी पर मायाज़मा का असर होने लगा है और वो मॉन्स्टर भी उसके काफी पास पहुंच चुका है, तो वो एक और स्पेल कास्ट करके कुरारा से मदद मांगता है, जिससे वो फायर मॉन्स्टर को बहुत ही ज्यादा पीछे ढकेल देता है। पर क्योंकि अब वो दो स्पेल यूज कर रहा था, उसकी एनर्जी बड़ी ही जल्दी खत्म हो जाएगी और जैसे ही वो बेहोश हुआ, ये बैरियर भी गायब हो जाएगा। क्योंकि उनके पास अभी तक कोई नहीं आया था, तो रियूजी को लगता है कि शायद वो बाकी लोगों तक नहीं पहुंच पाए, पर वो उम्मीद करता है कि वो सब लोग सेफ होंगे। तभी वो मॉन्स्टर रिन पर हमला कर देता है, जिसे बचाने के लिए कुरो उसके ऊपर कूद जाता है, पर वो मॉन्स्टर एक जोर की फूंक मारता है, जिससे कुरो उड़ता हुआ मायाज़मा में गिर जाता है। गुस्से में रिन अपनी तलवार को निकालने जाता है, पर ऐसी सिचुएशन में भी उसकी तलवार बाहर ही नहीं आ रही थी। उसकी ऐसी हालत देखकर रियूजी उससे कहता है कि मैं ज्यादा देर तक अब बैरियर को नहीं रख पाऊंगा, तो यहाँ से चले जाओ और जितने लोगों को हो सके यहाँ से बाहर निकालो। पर रियूजी कहता है कि किसी को कुछ नहीं होगा, अगर क्योटो डिस्ट्रॉय हो गया तो वो बहुत बुरा होगा। आखिर वो क्योटो टावर देखेगा कैसे? क्या तुम क्योटो टावर देखना चाहते हो? यहाँ पे इतनी सारी अच्छी चीजें हैं देखने को, मेरा घर जो यही है, मैंने उस सड़े से टावर को नहीं देखा और तुम उसे देखना चाहते हो। इसके बाद वो हंसने लगता है और वो देखता है कि रिन की फटी पड़ी थी, लेकिन फिर भी वो रियूजी को हार मानने नहीं देना चाहता था, तो वो अपनी दूसरी उंगली उठा लेता है और कहता है कि मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। जिसके बाद वो मॉन्स्टर रियूजी को पूरी तरह से घेरने लगता है और आखिरकार अपना हीरो अपने म्यान से तलवार निकाल लेता है और वो इम्प्योर किंग को मारने के लिए उसके पास जाने लगता है। उसी वक्त वहाँ शूरा भी पहुंच जाती है। रिन अपने एक ही अटैक से इम्प्योर किंग को पूरी तरह से आग में घेर लेता है, पर इसके बावजूद भी इम्प्योर किंग मरता नहीं। वहीं दूसरी तरफ रियूजी को बचाने के लिए वहाँ शूरा पहुंच जाती है और फायर स्पेल से उस पूरे मायाज़मा को उसके ऊपर से जला देती है। तो रिन इम्प्योर किंग से लड़ने के लिए वहाँ पहुंच जाता है, पर वो चाहे जितने मर्जी हमले करे, वो बार बार रिजनरेट हो जाता था। पर उसी वक्त रियूजी की सारी एनर्जी खत्म हो जाती है, जिससे वो बैरियर धीरे धीरे गायब होने लगता है। ये देखकर वो सभी समझ जाते हैं कि रियूजी के साथ जरूर कुछ हुआ होगा। वहीं एक तरफ जहाँ रिन उस मॉन्स्टर को हराने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ यूकियो भी टोडो से लड़ रहा है, जिसने कि बाकी सभी प्रीस्ट को जमीन पे बांध दिया है। जिसके बाद वो यूकियो के सामने ही फिर से अपनी बॉडी को रिजनरेट करने लगता है और कहता है कि अब मैं कुरारा की पावर्स को कंट्रोल कर सकता हूँ, तो लगता है मुझे चलना चाहिए। तभी यूकियो उसे डीमन कह के शूट करने लगता है, पर टोडो कहता है कि तुम मुझे डीमन कह रहे हो, तुम खुद को भूल गए क्या? तुम्हारे अंदर भी थोड़ा बहुत तो डीमन है ही। और वो उसे फिर से अपनी डीमन आइज दिखाने को कहता है। उसी वक्त जूजो उसके ऊपर पीछे से हमला कर देता है, जिसके बाद यूकियो उसे लगातार शूट करने लगता है। वहीं टोडो उससे कहता है, वाह ये हुई ना कुछ बात, ये है एक डीमन का चेहरा। जिसके बाद वो उसे शूट करके फिर से राख में बदल देता है। जिसके बाद वो सभी वहां से बच के भागने लगते हैं। वहीं रिन अभी भी उसी डीमन से लड़ रहा था और वो सोचने लगता है आखिरकार मुझे जिंदा रखने का मतलब क्या था। उसी वक्त वहाँ उचुकमा पहुंच जाता है। मैं एक घटिया लड़ाई और ज्यादा नहीं देख सकता। अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद उचुकमा बताता है कि इम्प्योर किंग मेरा बहुत पुराना दुश्मन है, तो अगर तुम उसे हराना चाहते हो तो मैं तुम्हें फ्लेम को यूज करना सिखा सकता हूँ। जिसके लिए रिन मान जाता है। उचुकमा उसकी स्वॉर्ड में चला जाता है, जिसके बाद उसका कलर भी ब्लू हो जाता है और कहता है कि अब मेरे साथ एक स्पेल कास्ट करो। ये स्पेल तुम्हारी फ्लेम के साथ मिलकर इम्प्योर किंग के साथ साथ इस पहाड़ पे जो कुछ भी होगा उसे प्योरीफाई कर देगा। रिन कहता है कि इस माउंटेन पे बहुत सारे लोग हैं, उनका क्या? उन सब के जीने का कोई मतलब नहीं है। जो भी इम्प्योर किंग के कांटेक्ट में आया है वो बस उसे और फैलाने
का ही काम करेगा। अगर हमने एक को भी जिंदा छोड़ दिया तो एक छोटे से पार्टिकल से भी इम्प्योर किंग वापस से जिंदा हो सकता है। वहीं रिन सोचने लगता है कि मुझे उसे मारना ही होगा, पर मैं किसी भी ह्यूमन को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तभी उचुकमा स्पेल को कास्ट करने लगता है और वो मंत्र डायरेक्टली रिन के दिमाग में बज रहे थे और वो दोनों साथ में ही मंत्रों को बोलने लगते हैं। स्पेल को कास्ट करने के बाद वो ब्लू फायर बॉल से इम्प्योर किंग के ऊपर हमला कर देता है, पर इतना सब कुछ जलने के बावजूद भी उचुकमा उससे कहता है कि तुम डर क्यों रहे हो, अपनी और ज्यादा ताकत लगाओ। पर रिन को डर है कि अगर उसने और ज्यादा ताकत लगाई तो ये फ्लेम्स उसे ही खा जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ अपनी हालत पतली करके शमी किसी तरह से कामिकी को वहां से बाहर निकाल देती है, जिसके बाद ही सभी लोगों को ब्लू कलर की रोशनी दिखाई देती है। ये देख के जूजो कहता है ये तो फायर बर्स्ट है जो मैंने टोडो पे यूज किया था, पर ये वाला तो उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। वहीं ब्लू लाइट को देखकर यूकियो उसकी तरफ दौड़ने लगता है। वहीं फ्लेम्स रिन के कंट्रोल के बाहर जाने लगती हैं और वो अपनी जिंदगी की सारी बुरी चीजें याद करता है और सोचने लगता है कि जिंदगी भर मुझे अपनी ताकत को दबा कर रखना पड़ा और लोगों की नफरत को मैं सहता गया। बहुत हुआ, मैं एक डीमन हूँ जो इस पूरी दुनिया को जलाकर राख कर देगा। वो कंट्रोल से पूरी तरह से बाहर चला ही जाता, पर तभी उसे अपनी सोनी कुड़ी शमी की याद आती है और वो याद करता है कि सभी लोग उस पर भरोसा करते हैं और वो उन्हें गलत साबित होने नहीं दे सकता। जिसके बाद वो अपनी फ्लेम्स को चारों तरफ फैलाने लगता है। उस फ्लेम को देख के सभी लोग डर के भागने लगते हैं, पर फिर भी फ्लेम उन तक पहुंच जाती है और सभी को आग में घेरने लगती है। वहीं ब्लू फ्लेम्स को देखकर कामिकी डर जाती है, पर शमी उससे कहती है कि फिक्र मत करो, हमें कुछ नहीं होगा। जिसके बाद वो सभी लोग देखते हैं कि उन फ्लेम से उनका कुछ भी नहीं बिगड़ रहा, बल्कि वो सिर्फ फंगस को ही जला रहा है और साथ ही इम्प्योर किंग की बॉडी को भी। अपने सामने रास्ता क्लियर होता देखकर कुमरू और शीमा अपने दोस्त के पास जाने लगते हैं और उन्हें देखकर बाकी सब भी ऐसा ही करते हैं। वहीं इस ब्लू फिल्म को ब्लू शो को मोफिस्टो बड़ा ही एंजॉय कर रहा था और कहता है देखो ये है ब्लू एक्सोसिस्ट का जन्म जो कि अपने लोगों को ही खत्म करने के लिए पैदा हुआ है। वहीं वो फ्लेम्स धीरे धीरे पूरे माउंटेन को कवर कर लेती हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि रिन ने उस मॉन्स्टर को पूरी तरह से जला दिया था। वहीं उचुकमा कहता है क्लेंजिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब मेरे जाने का समय है, पर मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ तुम एक डीमन हो या फिर ह्यूमन। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। वहीं रियूजी को जब होश आता है वो देखता है कि इम्प्योर किंग गायब हो चुका है। तभी रिन पीछे मुड़कर कहता है मैंने अपनी फ्लेम्स को कंट्रोल कर दिया, सिर्फ मैंने इम्प्योर किंग को जलाया और किसी को भी नहीं। उसी वक्त वहाँ बाकी की मंडली भी पहुंच जाती है और रिन उन सभी के सामने फेंकने लगता है कि कैसे उसने इम्प्योर किंग को हरा दिया। वहीं याओजो उसका शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उसकी फ्लेम्स ने सभी को इम्प्योर किंग से बचा लिया और कहते हैं कि तुम्हारी पावर तो सच में कमाल की है। ये सब सुन के रिन शर्माने लगता है, जिसके बाद कोमरो उससे माफी मांगता है। वहीं रियूजी को जिंदा देखकर शीमा हैरान हो जाता है क्योंकि उसे तो पहले ही यकीन हो चुका था कि वो मर जाएगा। उसी वक्त वहाँ रिन पहुंच जाता है और वो अपने भाई को जेल से बाहर देखकर हैरान था। रिन कहने लगता है तुमने देखा, यहाँ के सभी लोगों को मैंने बचाया है, समझे? पर उसी वक्त यूकियो उसे खींच के मुक्का मारता है और कहता है कि बकलोली करना बंद करो, क्या तुम्हें पता है तुम कितनी बड़ी मुसीबत में हो? हाँ मुझे पता है, मैं हमेशा से ही अपनी पावर से भागता रहा, उनसे डरता रहा और कभी उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया, पर अब मैं समझ चुका हूँ कि वो मेरी गलती थी, असल में मैं ये हूँ। तभी उसे दर्द होने लगता है और वो बेहोश होते हुए कहता है कि वो चाहता है कि यूकियो उसे ऐसे ही एक्सेप्ट करे। वहीं रेस्क्यू के लिए वहाँ काफी सारे हेलीकॉप्टर पहुंच जाते हैं और जब तात्सुमा की धर्मपत्नी उन्हें देखती है, उन्हें घायल देखकर वो रोने तो लगती है, पर साथ ही गुस्से में वो उनके कान भी खींच रही थी। आगे मामुशी को जूजो बताता है कि इम्प्योर किंग हार चुका है, जो सुन के वो रोने लगती है और जूजो के गले लग जाती है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इधर कुछ पक रहा है। वहीं जब रिन की आंखें खुलती है, उसके एक तरफ प्यारी सी बिल्ली है और दूसरी तरफ प्यारी सी शमी। तभी शमी की भी आंखें खुल जाती है और वो रिन की तारीफ करती है कि उसने सभी को बचा लिया, पर रिन कहता है कि वो बाकियों के बिना ये सब नहीं कर पाता और खासकर शमी के, अगर वो ना होती तो वो कभी भी उस मॉन्स्टर को नहीं हरा पाता। ये सुन के शमी खुश हो जाती है कि वो उसकी लड़ाई में काम आई थी और ये सोच के वो रोने लगती है। जिसके बाद वो उसका हाथ पकड़ के कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो दोनों हमेशा ही दोस्त रहेंगे। पर जैसे ही वो इतना बोलना खत्म करती है, वो शर्म के मारे जमीन पर लौटने लगती है। वहीं रिन का ये सुनकर दिमाग खराब हो जाता है, इसने फ्रेंड जोन कर दिया मुझे। वहीं शीमा महाशा भी वहीं थे और उनकी सारी बातें सुनकर वो हंसने लगता है और हम देखते हैं कि वहाँ सिर्फ शीमा नहीं बल्कि कामिकी भी थी और उन सभी ने उनकी सारी बातें सुन ली थी। आगे शीमा रिन से कहता है मेरे भाई मैं तेरा दुख समझ सकता हूँ, फ्रेंड जोन हो गया तू। वहीं इधर सभी सीनियर्स की मीटिंग चल रही है जहाँ मोफिस्टो कहता है अगर मैं बिजी ना होता तो मैं जरूर आप लोगों की मदद करने आता। जिसके बाद वो उनकी तारीफ करता है कि तुम सब ने तो बहुत अच्छा काम किया, एक पैलेडिन भी इतने अच्छे से सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाता। पर याओजा कहते हैं कि उन्होंने तो बस उसे रोका था, असली काम तो उस लड़के ने किया है।
तो अगर ऐसा ही है तो अगर वेटिकन आपको विटनेस के तौर पर बुलाता है तो आप अपनी स्टेटमेंट जरूर दर्ज कराना। उसके जाते ही शूरा मफिस्टो से चिपक जाती है और छिछोरी हरकतें करने लगती है, पर असल में वो बस उसके पास जाना चाहती थी और कहती है कि एक के बाद एक ये डीमंस आते ही जा रहे हैं, आखिर तुम करना क्या चाहते हो। और दूसरी बात स्टूडेंट्स, तुमने सभी को खुद चुना है, यहाँ तक कि मुझे भी। और टागुरा, आखिर तुमने उसे क्यों चुना और आखिर तुम रिन को अपने किस स्कीम के लिए यूज करना चाहते हो। तुम रिन से कुछ ज्यादा ही अटैच नहीं हो रही। तुम्हारी उम्र कितनी हो गई, तुम्हें अपने बच्चे खुचे समय को अच्छे से यूज करना चाहिए। तुम्हारे जैसी सेक्सी कुड़ी को मैं मरता हुआ नहीं देख सकता, वो भी ऐसी जवानी में। ये सुन के शूरा डर जाती है और वहाँ से जाते हुए कहती है, मेरी नजरें तुम पर ही हैं। साली चलती फिरती कोकेन है, कोकेन। वहीं यूकियो उनके रूम के बगल में ही छुपा हुआ था और शूरा उससे कहती है कि फिक्र मत करो, मफिस्टो यूकियो को कुछ भी नहीं होने देगा क्योंकि उसने रिन के लिए कुछ बड़ा प्लान किया है। वहीं यूकियो कुछ ज्यादा ही थका हुआ था और वो चेयर पर ऐसा बैठता है कि उसे नींद ही आ जाती है, पर जब रिन वेंडिंग मशीन को यूज करता है उसकी आंखें खुल जाती हैं। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है तुम कल से सोई नहीं, सड़क के भिखारी जैसी शक्ल हो रखी है तुम्हारी। आगे वो वहाँ से जाने से पहले उससे कहता है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है पर अभी के लिए तुम रेस्ट करो और डर के भागना मत। वहीं रियूजी सोच रहा था कि उसे अपने डैड को हाई प्रीस्ट की जॉब के लिए मनाना पड़ेगा, वही सभी लोगों को वापस से यूनाइट कर सकते हैं। वो गुस्से में उनके पास जा ही रहा था, तभी एक जैनिटर कहता है गुड मॉर्निंग सर। वो भी गुड मॉर्निंग कह के जा ही रहा था, पर फिर वो वापस आता है और वो उसका कॉलर पकड़कर कहता है कि वो एक जैनिटर क्यों बना हुआ है। तात्सुमा कहते हैं कि उनके पास टेम्पल में करने को कुछ भी नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना बाकियों की मदद कर दी जाए। और इससे पहले कि वो उन्हें कुछ आगे बताते, तभी वहाँ कोमरू आ जाता है और उन दोनों को जल्दी साथ में चलने को कहता है। और भरे बाजार में जूजो कहता है, अपन मामुशी से शादी कर रेला है, मैं सोच ही रहा था सेटल होने की, तो क्यों ना अभी ही हो जाऊं। पर मामुशी भड़क जाती है, तुम मेरे बदले कैसे बोल सकते हो, मैं कभी तुम्हारे साथ शादी करने को तैयार ही नहीं हुई। कल रात जो हमारे बीच में हुआ उसके बाद तो शादी ही नेचुरल डिसीजन है ना। मामुशी भड़क जाती है, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। और रेंजो भड़क जाता है, तुम एक नागिन के साथ कैसे इलू इलू कर सकते हो, मैंने हमेशा तुम्हें जैकलीन जैसी लड़की के साथ सोचा था, बेइज्जती करा के रख दी तुमने हमारी। वहीं ये सुन के मामुशी की बहनें उसके ऊपर चिल्लाने लगती हैं। तभी मामुशी के पिताश्री सभी को शांत होने को कहते हैं और उससे पूछते हैं कि अगर तुमने उससे शादी की तो उसकी हरकतों की वजह से तुम्हें माइस्टर की जॉब से निकाल दिया जाएगा और तुम कभी ऑर्डर के लिए काम नहीं कर पाओगे और मेरी बेटी की राइट आई शायद कभी ना हील हो सके। क्या तुम इन सब के बावजूद भी उसे अपनी बीवी की तरह एक्सेप्ट कर पाओगे। जूजो तुरंत ही हाँ कर देता है और उनसे शादी की परमिशन मांगता है, जिसपे वह बामी भी बड़ी जल्दी मान भी जाते हैं और बेचारी मामुशी की कोई सुन ही नहीं रहा था। वहीं ये सारी चीजें देखकर तात्सुमा कहते हैं कि अगर तुम सब कुछ खुद भी करना चाहोगे तब भी लोग अपनी जिंदगी का रास्ता तुम्हारे बिना ही बनाएंगे। तो रियोजी उनसे पूछता है कि अगर आप ऐसा ही सोचते हैं तो भला आप क्यों अभी तक खुद सब कुछ करते रहे। तो तात्सुमा उससे कहते हैं क्योंकि तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि उन सभी के लिए एक दिन की छुट्टी थी तो वो सब घूमने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद सभी लोग एक एक करके बताने लगते हैं कि वो कहाँ घूमना चाहते हैं ताकि कोमरू उनका रास्ता प्लान कर सके। वहीं रिन की सुई क्योटो टावर पर ही अटकी पड़ी है। कोमरू उससे कहता है तुम वो क्यों देखना चाहते हो यार, उससे लाख गुना अच्छी जगह है देखने को। सेटन का बेटा क्योटो टावर देखना चाहता है, अगर हम जलना नहीं चाहते तो हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए। शैतान की औलाद, आपका हुक्म सर आंखों पर। इसके बाद वो अलग अलग जगह पर घूमने लगते हैं। घूमते घूमते रिन एक मॉल के पास रुकता है और वो एक अजीब सी डॉल के पास एक ग्रुप फोटो लेना चाहता था, जिसके बाद वो सभी कहने लगते हैं अगर सेटन की औलाद कुछ करना चाहता है तो हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए, कहीं वो हमें जलाकर राख न कर दे। जिसके बाद वो सभी लोग इकट्ठा होकर ग्रुप फोटो खिंचवा लेते हैं और शाम को फाइनली उन दोनों को बात करने का मौका मिल जाता है। और रिन उससे कहता है कि भले ही मैं सेटन का बेटा हूँ पर फिर भी मैं एक दिन एक्सॉर्सिस्ट बनना चाहता हूँ। पर यूकियो इसके खिलाफ है। उसे लगता है कि अगर वो ऐसे ही अपनी पावर्स को यूज करता रहा तो एक दिन वो उसके कंट्रोल से बाहर चली जाएंगी। मैंने फादर से वादा किया था कि मैं हर कीमत पर तुम्हें सेफ रखूंगा। ये सब सुन के रिन स्माइल करता है, शायद हम थोड़े थोड़े दोनों ही सही हैं। वो सब छोड़ो, इम्पोर्टेंट बात ये है हम दोनों भाई हैं और दोनों तबाही। मैं तुम्हारा मन बदलने की कोशिश नहीं करूंगा। वहीं उसे देखकर यूकियो सोचने लगता है कि काश वो भी उसके जितना ही कॉन्फिडेंट होता। आगे रिन कहता है कि वो यूकियो से जेलस फील करता है, काश वो भी फादर के साथ लड़ा होता और उन्होंने उसे भी चीजें सिखाई होती। और वो यूकियो से कहता है कि क्या वो उनकी कहानियां सुनाएगा। यूकियो इसके लिए मान जाता है, पर अगर वो एक्सॉर्सिस्ट बना तो। थोड़ी और बातें करने के बाद रिन उससे कहता है कि अगर तुम्हारे दिल में भी कुछ है तो तुम अपने बड़े भाई को बता सकते हो। यूकियो उस बारे में सोचता है पर कहता है कि
ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद वहाँ कूरो पहुंच जाता है और रिन उसके साथ वहाँ से जाने लगता है। वहीं यूकियो सोच रहा था सच्चाई तो यह है कि मैं हमेशा से ही खुद से नफरत करता आया हूँ, क्योंकि मैं हमेशा से ही रिन और फादर जैसा ही बनना चाहता था और वो फाइनली अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लेता है।